जुड़े आप सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा अभिनंदन। दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। आज हम फिर से आप सबके समक्ष एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पाठ 6, जो कि पृष्ठ 105 में अंकित है, कैसे बनती है कविता, लेकर आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, किसी भी कविता को लिखने की एक निश्चित प्रणाली होती है, जिसे जानना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। कविता लिखते समय उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसके काव्य सौंदर्य को जानना और उसकी भिन्न भिन्न पद्धतियों को जानना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। आज इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले दर्शकों, स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं पहले पढ़ना चाहूंगी। धरती, देश, बलिदान, प्रेम, सैनिक, सीमा, दुश्मन, तिरंगा, वीर और गौरव। साथ में एक तस्वीर। इन दोनों का क्या करना है, यह पाठ को पढ़ाने के पश्चात हम आपको बतलाएंगे। इन शब्दों का, इस तस्वीर का और हमारे आज के एपिसोड का आपस में क्या संबंध है, यह भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम आपको कुछ नया करने और कुछ नया सीखने का मौका देने वाले हैं। स्वागत है बच्चों आपका हमारी इस नए पाठ के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं सीबीएसई हिंदी कोर के एक विषय को, जिसका शीर्षक है कैसे बनती है कविता। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से लिया गया यह पाठ हमें सिखाएगा कि हम अपने जीवन में कविता बना सकते हैं या नहीं। मेरे 3 प्रश्नवाचक चिन्ह इसका जवाब होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कविता क्या होती है, कविता लेखन क्या सीखा जा सकता है, इत्यादि कई सारे प्रश्नों के जवाब में आज की हमारी कक्षा अब आरंभ होती है। सबसे पहले हम कविता की परिभाषा देखते हैं। एक विद्वान के अनुसार कविता घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। इन पंक्तियों में हमें यह जवाब मिल रहा है कि कविता लेखन जन्मजात होती है। यह हमारे ऊपर होता है कि हम उसको अभ्यास के माध्यम से कितना निखार सकते हैं, कितना संवार सकते हैं। जिस प्रकार जमीन में पौधे होते हैं, बीज होते हैं, पर ज्यों ही बसंत ऋतु आती है, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल अचानक ही धरती पर खिल उठते हैं और सारा वातावरण रंगीन हो जाता है। उसी प्रकार हम सब मनुष्यों के अंदर कविता जन्मजात अंदर में उसके बीज विद्यमान होते हैं, परंतु समय के साथ अनुकूल परिस्थितियों को पाकर और हमारे अभ्यास के साथ कभी ऐसा समय आता है कि वसंत में जिस प्रकार फूल खिलते हैं, उसी प्रकार कविता हमारे अंतर्मन से प्रस्फुटित होकर कागजों में कविता के रूप में आ जाती है। कविता लेखन संबंधी 2 मत हैं, जिनमें पहला मत या समूह जो कहता है कि कविता सिखाई नहीं जाती, क्योंकि कोई इसकी निश्चित प्रणाली नहीं होती, क्योंकि यह कविता ईश्वरीय देन होती है, इसलिए इसे हम सीख नहीं सकते। जिनको कवि बनना होता है वो कविता लेखन की प्रतिभा लेकर ही आते हैं और कविता कर लेते हैं। परंतु दूसरा समूह जो है वो कहता है कि अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन को सिखाया जा सकता है। जिस प्रकार चित्रकला, मूर्ति कला, डायरेक्टिंग की कला, नाट्य कला इत्यादि हम सब सीख करके अभ्यास के माध्यम से उसको सीख लेते हैं, उसी प्रकार कविता भी एक कला है, तो उसको भी अभ्यास के माध्यम से तरह तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके हम इनको सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कविता की आगे की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कविता लेखन में शब्दों का क्या महत्व होता है। शब्द भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। यदि वाक्य ना हुए तो हम कोई लेखन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे अंतर्मन में कुछ भी लेखन करने जा रहे हैं तो उनमें शब्दों का महत्व आवश्यक है। तो कविता लेखन में तो शब्दों का महत्व अवश्य ही होगा, क्योंकि कविता छोटे से छोटे शब्द में, यानी कि बहुत कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अपने मनोभावों को उचित तरीके से प्रस्तुति का ही एक तरीका होता है। तो कविता लेखन में शब्दों का महत्व हम जानेंगे। तो पहला उसका बिंदु है, शब्द कविता के मूल आधार होते हैं। जिस किसी व्यक्ति के पास शब्दों का भंडार नहीं होता, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इत्यादि, मुहावरे, लोकोक्तियां, उन सबके जो गूढ़ अर्थ होते हैं और उनका सटीक प्रयोग करना नहीं आता, तो उस व्यक्ति को कविता लेखन करने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए शब्द कविता के मूल आधार होते हैं। दूसरा है, शब्दों की सहायता से ही कविता लेखन संभव है। जैसा मैंने अभी बताया कि बिना शब्द के कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। थर्ड, शब्द ही कविता लेखन के सर्वोत्तम और प्राथमिक उपकरण है। सर्वोत्तम मतलब दी बेस्ट, क्योंकि शब्दों से ही हमारे मुहावरे, लोकोक्तियां बनती हैं, शब्दों से ही पदों का निर्माण होता है। तो अगर शब्द नहीं तो हमारे वाक्य नहीं बनेंगे, अगर वाक्य नहीं बनेंगे तो कविता की कल्पना असंभव है। इसीलिए इसको प्राथमिक यानी कि बेसिक उपकरण यानी कि टूल कहा गया है। इनको हम शब्दों को टूल की तरह कविता को बढ़ाने के लिए, कविता की संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्हीं का हमें सटीक प्रयोग करना होता है। शब्दों की उचित मेल से ही कविता बनती है। इस चौथे जो पॉइंट है, इसमें इस बिंदु में यह कहा जा रहा है कि अगर शब्द के साथ दूसरा शब्द का उचित मेल होगा तभी कविता का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात मिलते जुलते एक भावना को व्यक्त करने वाले, एक ही संवेदना को व्यक्त करने वाले यदि शब्द आपस में सही तरीके से मिलते हैं तो कविता की प्रक्रिया शुरू होती है और वह अंत तक सही तरीके से पहुंचती है। शब्दों की संवेदनाएं अमूर्त होती हैं। शब्दों की संवेदनाएं अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जिसमें जो निर्जीव होती है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो हमें दिखाई नहीं देती, अर्थात हमारे इमोशन हमें नजर नहीं आते, पर कवि जिन संवेदनाओं को महसूस करता है, उन्हें ही वह शब्दों के द्वारा मूर्त रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर मैं आगे पढ़ाए जाने वाले टॉपिक इसी के अंतर्गत जो आएगा, बिंब। तो शब्द जो होते हैं तरह तरह के बिंबों का सहारा लेकर के वह संवेदनाओं को मूर्त रूप देते हैं। अर्थात कवि इन बिंबों का प्रयोग करके शब्दों के माध्यम से तरह तरह के जो अमूर्त संवेदनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उनको शब्द चित्र के माध्यम से पाठकों के समक्ष रख देते हैं। कविता लेखन में कवि शब्दों को छंदबद्ध करता है, अर्थात शब्द ही छंदों के तरह तरह के छंदों के रूप में व्यवस्थित करके कवि कविता लेखन करता है। तो यहाँ मैं एक 12वीं कक्षा की ही जो एक कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन की, उसका उदाहरण मैंने दिया है कि यहाँ देखिए कितने सुंदर तरीके से, चाहे वो मुक्तक छंद में ही कविता लिखी है, मैंने उसका उदाहरण दिया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इसमें छंदोबद्धता देखिए कवि की कितने सुंदर तरीके से, अमूर्त संवेदना की हमारे लक्ष्य जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और अगर हम लक्ष्य की ओर लगातार ना बढ़ते रहे तो हमारे जीवन में मृत्यु रूपी रात कब आ जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। इस उद्देश्य को बताने के लिए, इस मूल भाव को बताने के लिए किस तरह कवि ने शब्दों का सुंदर प्रयोग करके पथ को जीवन का, रात को मृत्यु का, मंजिल लक्ष्य जो हो गया हमारे जीवन का, जिसके लिए हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, इनको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर दिया है। अर्थात शब्द हमारी सहायता संवेदनाओं को उकेरने में, कविताओं को संपूर्ण करने में
कविताओं के मूल भाव तक पहुंचने में सहायता करते हैं। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जिसमें कि कविता में जो बिंब हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी ओर हम प्रकाश डालेंगे। कविता और काव्य बिंब, बिना काव्य बिंबों के कविता की कल्पना असंभव है। तो चलिए देखते हैं कि बिंब का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र, अर्थात जिन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कलम को साकार रूप प्रदान करता है, उन्हें बिंब कहते हैं। मतलब निराकार संवेदनाओं को, अमूर्त संवेदनाओं को चित्रित करने के लिए बिंबों की सहायता, जिसको कि इंग्लिश में हम सिंबल्स कहते हैं, उनकी सहायता कवि लेता है और अपनी कलम से उसको तरह तरह के शब्दों का आवरण डाल करके उन्हें साकार रूप देता है कि पाठक के सामने संपूर्ण संवेदनाएं और जो चित्र कवि महसूस कर रहा है वह चित्रित होकर उसकी आंखों के सामने या उसकी अनुभवों में आने लगते हैं। अब देखते हैं कि कविता में बिंबों की भूमिका। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कविता में बिंबों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कविता में बिंबों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कुछ बिंदु बता रही हूँ। पहला है, बिंब ही कवि की कल्पना को साकार रूप देते हैं। हमने इसको अभी अभी बताया कि जो अमूर्त रूप है वो मूर्त रूप में कवि की कल्पना जो होती है वह वो महसूस कर रहा है, हम पाठक तक वो कैसे पहुंचे, इसके लिए वह बिंबों का सहारा लेता है। नंबर 2, बिंब के द्वारा ही आंतरिक संवेदनाएं कविता के रूप में प्रकट होती हैं। अर्थात कवि की जो भी भावनाएं वो महसूस कर रहा है, वह समाज में अपने सामने कुछ देख रहा है, किसी घटना को जिसमें कि उसकी संवेदनाएं जागृत हो रही, चाहे वह हास्य की है, चाहे वह रुदन की है, चाहे वीरता की है, चाहे वह किसी भी भाव की है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, पर उसको साकार रूप देने के लिए, वह अपनी भावनाओं को उकेरने के लिए बिंबों का प्रयोग करता है। तीसरा, ये अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जैसे कि शब्दों में भी मैंने बताया कि बिंब का काम ही है निर्जीव को सजीव के रूप में चित्रित करना। अब हम देखेंगे कि बिंबों के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, जनता का दुख एक है, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक हैं। अर्थात जितनी भी जनता है उन सब का दुख जो है वो एक जैसा है। वह किस प्रकार का है? जैसे कि हवा में एक जैसे जो पताकाएं हैं, झंडे हैं, उड़ते हुए नजर आते हैं, तो वैसे ही जीवन में दुख जो है लोगों के लहराते हुए से नजर आते हैं। अब हम देखते हैं बिंब कितने प्रकार के होते हैं। बिंब जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य बिंब, और दूसरा श्रव्य बिंब, तीसरा स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब और स्वाद बिंब। इनको मैं अब थोड़ा थोड़ा इनके विषय में बताऊंगी। दृश्य बिंब जो होते हैं, जो वो एक शब्दों के माध्यम से कवि इस तरह का चित्र उकेरता चलता है कि जब पाठक उस कविता को का पठन करता है तो उसके सामने वो संपूर्ण जो दृश्य है वह सामने आता चलता है। उसी प्रकार है श्रव्य बिंब, जैसे कि कवि कविता के माध्यम से कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कवि को वो शब्द सुनाई देते हैं। जैसे कि कक्षा 10-12वीं की सीबीएसई की कोर की एक कविता है पतंग, जिसमें शरद ऋतु को एक साइकिल सवार के रूप में दिखाया गया है। कवि ने उसको दिखाया, आलोक धनवा जी की ये कविता है जिसमें वो कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करता हुआ, अपनी चमकीली साइकिल पर जोर जोर से घंटी बजाता हुआ। अब घंटी बजाने का स्वर जो है वह श्रव्य बिंब है, वो जोर जोर से घंटी बजाना, तो पाठक को वो सुनाई देता है और वह साइकिल पर बैठ के जो शरद ऋतु आ रही है उसका दृश्य भी चित्रित होता है। तो यहाँ पर दृश्य और श्रव्य बिंब का बड़ा ही सुंदर जो चित्रण है कवि आलोक धनवा ने उस कविता में किया है। उसी प्रकार स्पर्श बिंब, जो हम टच करके कवि जो फील करता है, किसी चीज को छूता है तो उसको जो अनुभव होता है उसका कवि शब्दों का जो रूप दे करके उसको प्रस्तुत करता है, तो वहां स्पर्श बिंब, जैसे कि
मखमली कोमल सी तुम्हारी लटें। तो यहाँ पर मखमली कोमल, ये स्पर्श के जो बिंब हैं जिनको कि कवि हाथ से या किसी चीज से छू करके महसूस करता है, जिसका स्पर्श मखमली है, तो उसको शब्दों के माध्यम से बताता है, तो उसे हम स्पर्श बिंब कहते हैं। चौथा, घ्राण बिंब। घ्राण बिंब का अर्थ होता है सुगंध से संबंधित। कवि जिस चीज को स्मेल करता है, और भीनी भीनी सी फूलों की खुशबू, अगर कविता में इस तरह के शब्द लिखे हैं तो वो भीनी भीनी सी खुशबू शब्दों के माध्यम से कवि प्रस्तुत कर रहा है, तो वहां पर वह घ्राण बिंब के रूप में समझा जा सकता है। स्वाद बिंब, जहां पर खाने पीने या किसी तरह के स्वाद का वर्णन करते हुए कविता लिखी जाती है, तो जैसे मीठे मीठे फूलों का रस, तो यहाँ पर खुशबू भी आ गई, और मिठास के रूप में अगर हम स्वाद को देखें, तो जैसे आम के बारे में अगर कोई कविता छोटी सी मैं अपने मन से ही अभी बना रही हूँ, आम फलों का राजा है, मीठा उसका स्वाद, हमारे मन को भाता है, इत्यादि। आगे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आम की मिठास को वर्णित करते हुए अगर कविता लिखी जाती है, तो वहां पर उस मिठास को बताने के लिए यदि किसी भी तरह के शब्दों के माध्यम से उपमा या तुलना कवि करता है, तो वहां पर स्वाद बिंब होते हैं। तो जिस कवि का जो भी इंद्रिय बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, वो उन बिंब उन जो बिंब है उनको महसूसता उतना ज्यादा है, उसकी संवेदनाएं उतनी ही ज्यादा, उतनी सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, तो वहां पर वह उन बिंबों का प्रयोग अधिक करता है। यदि कोई कवि बहुत स्वाद के खाने पसंद करता है, तो उसके जो बिंब होंगे, अगर वो उस तरह की कविता लिखता है, तो उसमें उन बिंबों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हमें प्राप्त होता है, जो हमें तरह तरह की कविताओं में पता चल जाता है। अब चलते हैं हम आगे। कविता और छंद, बिना छंदों के हम कविता के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। बिना छंदों के कविता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम देखते हैं छंद होते क्या हैं। छंद से तात्पर्य वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप को छंद कहते हैं। अर्थात जिस कविता में हम वर्णों को, उनकी मात्राओं को, उनकी यति गति यानी कि उनकी जो सुर ताल होती है, जो लय होती है, उन सब को बहुत अच्छी तरह से, अब यहाँ लिखा सुव्यवस्थित यानी वेल अरेंज्ड करके, सुसंगठित मतलब वेल ऑर्गेनाइज करके, बहुत अच्छी तरह से अगर हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, अर्थात छंदों में जो शब्दों का मिलाप होता है, उनकी जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं एक जैसे लगने वाले, उनको अगर हम सही तरीके से उनकी प्लेसिंग करते हैं, उनका जो रखाव होता है वो इस तरह से किया जाता है कि कविता में लय आ जाता है, उसमें प्रवाह आ जाता है, उसमें गति आ जाती है, तो वहां पर छंद होता है। छंद तरह तरह के होते हैं। उन शब्दों और मात्राओं और वर्णों की जो व्यवस्था और संगठन होता है, अगर किसी नियम के अनुसार किसी छंद में बांध कर रखा जाता है, तो वह उस छंद में रची हुई कविता कहलाती है। छंद कई तरह के, जैसे सोरठा, सवैया, कवित्त, दोहा, चौपाई छंद इत्यादि छंद है। लेकिन हमारे जो आधुनिक कवि हैं, उन्होंने कहा कि जब कविता छंदों के जाल में फंस जाती है, तो संवेदनाओं की जो व्याख्या है, वर्णन है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। इसलिए हमारे आधुनिक कवियों ने अपने लिए एक नए छंद का निर्माण कर लिया, मुक्तक छंद, जो कि जिसमें मात्रा, यति, गति, लय, वर्ण तो है, पर किसी तरह की बाध्यता नहीं होती है। अर्थात छंद मुक्तक ही हो, पर उनमें ये शर्तें कि उसमें लयात्मकता, गत्यात्मकता, मात्राओं का सही सुव्यवस्थित रूप और वर्णों का सही मिलाप इत्यादि जो शर्तें हैं, उनको हमें माननी ही पड़ती हैं। कविता की रचना में छंदों का महत्व क्या है, अब हम उसको देखते हैं। छंद कविता के अनिवार्य तत्व हैं, अर्थात जैसे शब्द थे, बिंब थे, वैसे ही छंद भी एक अनिवार्य तत्व के रूप में जाना जाता है।
ये कविता को संगीतात्मकता प्रदान करते हैं, क्योंकि जो एक म्यूजिकल सेंस है जो ये छंदों के कारण ही यहाँ पर आता है। ये कविता को प्रवाहमयता प्रदान करते हैं। एकदम नदी की तरह बहते जाने वाली कविता ही पाठकों के मन में रच बस जाती है। इसीलिए ये छंद का काम होता है कि वह प्रवाह और रचने बसने की जो बिना बाधा की प्रक्रिया है वह पाठक तक हो जाए, यह छंदों का ही काम है। ये कविता को गेयता, एक जो उसमें सिंगिंगनेस जो आती है, जो गाने के लिए एक उसमें गानपन होता है, वह कविता में छंदों के कारण ही होता है। ये कविता को माधुर्य प्रदान करते हैं। जैसे प्रोज होता है यानी कि गद्य जो होता है उसमें मधुरता का गुण का अंश कम ही पाया जाता है। उसमें सीधे सपाट किसी वाक्य को लिखा जाता है और संपूर्ण अनुच्छेद में हो सकता है प्रवाह हो, परंतु माधुर्य की भावना कविता में ही होती है। अब जैसे कबीर दास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो बताए। यह दोहा छंद का इस्तेमाल इसमें कवि ने किया है, कबीरदास जी ने किया है। दोहे छंद की जो अपने नियम है उनका संपूर्णता से पालन करते हुए उन्होंने यहाँ पर एक भाव जो व्यक्त किया है कि गुरु और गोविंद में मैं गुरु के ही बलिहारी जाऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझे ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है वो दिखाया है। तो यह दोहा छंद में लिखी गई रचना है। तो चलिए हम अब देखते हैं कविता के महत्वपूर्ण घटक यानी कि तत्व क्या है। कविता रचना के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बिना कविता रचना संभव नहीं होती, जो कि निम्नलिखित हैं। आप अगर कविता के विषय में आपका प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र में पूछा गया जो प्रश्न होता है वो इस प्रकार होता है कि एक पद्यांश यानी काव्यांश को दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इस पद्यांश का या काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में ये जो कविता के तत्व हैं उन्हीं के बारे में हमें बताना होता है। जो अंश होता है उसकी भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है, उसमें किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है, किस तरह के छंद में यह कविता लिखी गई और उस काव्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं जो कविता के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। तो अर्थात ये 5 ही इसके काव्य सौंदर्य के तत्व हैं जिनकी व्याख्या हमको परीक्षा में प्रश्न पत्र के उत्तर में देनी होती है। तो पहला है भाषा, दूसरा शैली, बिंब, छंद और अलंकार। भाषा के विषय में हमने शब्द में पढ़ लिया कि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अर्थात जो शब्द है भाषा के महत्वपूर्ण अंग, अगर उनका उचित प्रयोग करता है कवि, तरह तरह के मुहावरे लोकोक्तियों का या फिर शब्दों के कहाँ पर उनकी प्लेसिंग करनी, कहाँ उनको रखना है, उन सब की व्यवस्था अगर वो सही तरीके से करता है तो वह अपनी संवेदनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। दूसरा है शैली। कवि किसी भी तरह की शैली जैसे वर्णात्मक, विवेचनात्मक, संवादात्मक, तथ्यात्मक और किसी भी तरह की दृश्य चित्र के माध्यम से चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग करके अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। किसी भी कवि का जिसमें कविता का जो विषय होता है कवि उस तरह की शैली अपनाने का प्रयास करते हैं। तीसरा बिंब, हमने बिंबों का विस्तार पूर्वक विवेचन करते हुए देखा ही था कि जो 5 तरह के बिंब होते हैं उनमें जो दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब इत्यादि, उन सब के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। यही कविता का मूल आधार है। इसके बिना कविता की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और है चौथा छंद। छंदों के विषय में भी हमने जाना कि छंद कविता को एक डिसिप्लिन्ड वे से यानी अनुशासन देने का काम करते हैं कि यह कविता अगर जिस छंद में रखी जा रही है, लिखी जा रही है, उनके नियमों का पालन करते हुए अपने भावों को कवि अभिव्यक्त करता है। जिस छंद को लेकर कवि चल रहा है उसी कविता के उस छंदों के नियमों का पालन उसके लिए आवश्यक होता है। और अगर वह मुक्तक छंद में भी लिख रहा है तो उसमें जो गेयता, संगीतात्मकता, उसका जो भाव व्यक्त करने के लिए वर्णों का जो सुव्यवस्था होती है, उन सब का पालन आवश्यक होता है,
क्योंकि बिना छंदों के कविता गद्य की श्रेणी में आ जाती है, अर्थात कविता को पद्य की श्रेणी में लाने का काम छंदों के माध्यम से ही होता है। और पांचवा और अंतिम तत्व है अलंकार। अलंकार कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनके द्वारा कवि अपनी कविता को सजाता है। इसके इन अलंकारों का प्रयोग कैसे हो, अलंकार कितने तरह के होते हैं, यह सब हम अपने कभी अलग वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि अलंकार का अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है गहना, और अर्थात अपने आप को सुसज्जित करने के लिए, जैसे एक स्त्री या कोई भी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का, गहनों का, आभूषण का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता को भी अलंकृत करने का काम अलंकार करते हैं, जो कि दो तरह से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इसके विषय में अगर विस्तार पूर्वक आपको पता हो तो उनका आप सही सही प्रयोग करके अच्छी कविता की रचना की जा सकती है। अर्थात कविता के सौंदर्य को, बाहरी सौंदर्य को और उसके अर्थ गंभीर्य को बढ़ाने में अलंकारों का महत्वपूर्ण, अलंकारों की भूमिका होती है। इनके द्वारा कविता सजती है, सुसज्जित होती है। तो ये तो 5 तत्व थे। अब मैं आपको 2-3 कविताएं जो हैं छोटी-छोटी, जो कि हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, खेलते-खेलते जो बच्चे हैं अपनी कविताओं को गाते हैं, जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लागा धागा, चोर निकल कर भागा। अब देखिए 4 पंक्तियों में बहुत ही साधारण से शब्दों का प्रयोग करके कवि ने एक लयात्मक प्रस्तुति की है, जो कि हर बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, यदि वो खेलना सीखता है तो यह कविता वह अपने आप ही सीख जाता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें लयात्मकता है, उसमें चाहे मुक्तक छंदी क्यों ना हो, शब्दों का सही प्रयोग भी है। अक्कड़ बक्कड़ देखिए यहाँ पर, इसमें अलंकार भी छिपे हुए हैं और भाव व्यक्ति है कि बच्चों के खेलने में जो मनोरंजन का भरपूर प्रयोग जो कवि चाहता है उसमें किया गया है। अब दूसरा देखिए, अगर नहीं कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। बहुत साधारण सी बात है, पर इसमें लय देखिए, चल यह गद्य की पंक्ति भी हो सकती है, परंतु इसमें लयात्मकता जो है वो, उसको प्रवाह जो है वो उसके भाव को अभिव्यक्त करने में बहुत ही सुंदर सहायता कर रहा है। कि कवि जो कह रहा है कि मैं मनुष्य ना होकर अगर तोता होता, अगर तोता होता तो क्या होता। अब यहाँ देखिए प्रश्न अलंकार का प्रयोग कवि ने कर दिया है ना, और तोता होता, इसमें ता की अनुवृत्ति, छेकानुप्रास भी इसमें आ गया। तो 3 पंक्तियों की यह कविता जो कि है अपने मनोरंजन के लिए, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही है। और तीसरा उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट घट उषा नागरी। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या बता रहा है, पूरा संपूर्ण 3 पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का ऐसा सुंदर उदाहरण आपको कहीं भी नहीं प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर रात जो है वो जा रही है, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी जो घड़े हैं वो डूब रहे हैं और सुबह हो रही है। इसका कितना सुंदर मानवीकरण जो चित्रण है, जो दृश्य चित्र भी कवि ने दिखाया है, बिंबों का प्रयोग इसमें बहुत सुंदर हुआ है, और अलंकार, छंद सब के अगर हम देखें तो इस काव्यांश में काव्य का संपूर्ण सौंदर्य कवि ने उकेर के रख दिया है। तो अतः आज हमने सीखा कि कवि जो है कविता कैसे लिख सकता है, उनमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कविता सीखी जा सकती है या नहीं सीखी जा सकती है। हम यही मानेंगे कि अगर हम अभ्यास करें तो हमारे अंदर में काव्य की प्रतिभा हर कला की तरह होती है, हम कविता लेखन सीख सकते हैं। और इस तरह से आज का हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, सस्पेंस में से पर्दा उठाते हैं। सस्पेंस यह था कि हमारा प्रयास चैनल एक कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2021। दर्शकों, कुछ शब्द दिए गए हैं और एक चित्र दिया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको एक सुंदर सी कविता लिखनी है और
आपको निश्चित समय तिथि में ही आपको भेजना है PDF फाइल में और हमारे ईमेल एड्रेस पर। कविता प्रतियोगिता के नियम और कुछ ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। कविता दिए गए 10 शब्दों और चित्र की सहायता से ही करनी होगी। सभी शब्दों का प्रयोग कविता में करना आवश्यक है। कविता कम से कम 20 पंक्तियों की होनी चाहिए, अधिक पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। कविता साफ सुथरी टाइप कॉपी में होनी चाहिए। फाइल को PDF बनाकर ही भेजें। कविता के अंत में साफ अक्षरों में अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर जिसमें व्हाट्सएप हो तथा ईमेल एड्रेस अवश्य भेजें। अपनी कविता दिए गए हमारे ईमेल एड्रेस पर ही भेजें। व्हाट्सएप पर या किसी अन्य तरीके से भेजी गई कविता मान्य नहीं होगी। कविता पसंद आने पर निर्णायक मंडली प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार घोषित करेगी। निर्णायक मंडल में हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन सर भी हैं। निर्णायक मंडली का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। इस विषयक किसी भी तरह का पत्र व्यवहार या व्हाट्सएप संदेश नहीं स्वीकार किया जाएगा। कविता भेजने की अंतिम तिथि 29 जुलाई तक सीमित है। तो दर्शकों, आज आपने हमारा एपिसोड कविता कैसे बनती है यह देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दर्शकों, आज जो हमने आपको 10 शब्द दिए उसे आपने नोट कर लिया होगा और जो चित्र दिया गया था उसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। हम आशा कर सकते हैं कि आप उन 10 शब्दों को और इस चित्र को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर सी कविता लिख पाएंगे और उस कविता को हम तक पहुंचा पाएंगे। तो दर्शकों, आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए और एक सुंदर सी रचना हम तक लिखकर पहुंचाइए। हम आपको इस प्रतियोगिता के लिए चुन सके, आपकी कविता को हम सराह सके और आपको पुरस्कृत कर सके, इस उम्मीद के साथ हमें आपकी कविताओं का इंतजार रहेगा। आज का एपिसोड कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए और आपने हमें मेल कर दिया है, इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसी के साथ ही हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।